आप बोल सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लेट हो आज सर। सब पहुंच गए? यस सर। यस सर, अभी पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। क्या करा है बेटा तुमने लास्ट में? एक मिनट। मेरे अच्छा, फिनॉल की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के अंदर एसिडिक नेचर है, पीसीएल। पीपीपी बना डाले सर हम लोग। यस 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 यस। कोई होमवर्क दिया था क्या? नो सर, बोले थे पर नहीं दिए आप तो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हम तो बोले थे। तो एक बार चेक कर लीजिए, हमारा टॉपिक चल रहा था ऑक्सी कंपाउंड फर्स्ट, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर सब आ गए थे, है ना। और इस ऑक्सी कंपाउंड फर्स्ट के अंदर हम लोग अपने फिनॉल वाले पार्ट में चल रहे थे। फिनॉल की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी और प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको इसके अंदर आपको ध्यान होगा अपन एसई रिएक्शन से रिंग की तो सारी रिएक्शन कर चुके हैं अपन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसका अपन ने याद होगा, ब्रोमीन वाटर डाल के 2,4,3 ट्राई ब्रोमो का फिनॉल ही बना चुके हैं, पिक्रिक एसिड बना चुके हैं, ये सारी केस अपन कर चुके थे। तो ये जो रिएक्शन थी अब लिमिटेड बहुत कम रह गई थी, उस पे अपन ने PCl5 से किया। तो मैंने आपको हिंट दिया कि PCl5 से जनरली क्या होता है, OH हट के Cl आता है। लेकिन फिनॉल के केस में ध्यान रखना वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है। मेजर प्रोडक्ट मैंने आपको लिखा होगा TPP। TPP याद है किसको कहते थे अपन? ट्राई TPP, ट्राई पॉज हो गया फॉस्फेट। याद आ गया आपको? सर रुक गए। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने आपको इसके अंदर फिनॉल के अंदर एसिडिक नेचर भी कराया था। तो एसिडिक नेचर में मैंने आपको कहा भी था कि बेटा एसिड बेस की जब रिएक्शन करते हैं तो बस इसका ध्यान रखो वो बेस लेना चाहिए जिससे कि वीकर एसिड बाई प्रोडक्ट में निकले। तो फिनॉल की रिएक्शन आप NaOH से कर सकते हो, सोडामाइड से कर सकते हो, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं कर सकते। तो आप चेक करके देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट से बाई प्रोडक्ट कार्बोनिक एसिड बनेगा जो उससे स्ट्रॉन्गर था। मैं मना कर दिया था, इसीलिए मैंने कहा था कि एसिटिक एसिड और फिनॉल को पूछे इस आप दोनों को टेस्ट करना है, एसिटिक एसिड और फिनॉल, तो क्या लोगे? अपना आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके बबल्स निकालेगा CO2 के, लेकिन फिनॉल के साथ वो बबल्स नहीं निकालेगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो फिनॉल के साथ तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कॉल्वे श्मिट। इसको कॉल्वे रिएक्शन भी कहते हैं, कॉल्वे श्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। और इस कॉल्वे रिएक्शन या कॉल्वे श्मिट रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ, इसमें क्या होता है कॉल्वे श्मिट रिएक्शन में आप लेते हो या तो फिनॉल या आपका फिनॉल, मीडियम दिया जाता है बेस NaOH,
तो बेस लेने से क्या होगा, मैं आपको क्लियर करूं कि सबसे पहले तो फिनॉल जो है वो सोडियम का फिनेट बन जाएगा। ये देखो एसिड बेस रिएक्शन होगी और बन जाएगा सोडियम फिनेट, या इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम का फिनेट बना, इसमें मिलाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं कलर चेंज करता हूँ, पिंक, ये डाल दिया हमने ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये एक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। कैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड डाली है उसमें डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। तो सोचिए न्यूक्लियो पर सीधा जाके कार्बन पर अटैक करके पाई क्लाउड शिफ्ट कर, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड की रिएक्शन होती है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम है सोडियम फेनिल कार्बोनेट। ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गई और आपका कंपाउंड बन गया सोडियम फेनिल कार्बोनेट। हालांकि इस कंपाउंड की कोई वैल्यू नहीं है, रीजन बताओ क्यों, मैंने आपको सिखाने के लिए इसको बना दिया। अदरवाइज होता क्या है, यहीं पर ही 125 डिग्री लिख देते हैं, लेकिन मैं लिखा नहीं जानते थे क्योंकि 125 डिग्री में आगे लिख रहे हैं ये, क्योंकि 125 डिग्री पर क्या होगा, ये जो सोडियम का कार्बोनेट पार्ट है ये इस ऑटो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करेगा इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रो रीअरेंज हो जाएगी 125 पर। तो ये क्रिया होगी 25 डिग्री पर। तो सर स्क्रीन के बाहर है, तो पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में ध्यान रखना सोडियम का फेनिल कार्बोनेट वाला पार्ट नहीं आएगा, वही 125 डिग्री पर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अब 125 की शिफ्ट होकर ये यहाँ पर आएगा तो आपको नाम मिलेगा सोडियम सैलिसाइलेट। ये देखो ये बनेगा आपका सोडियम सैलिसाइलेट, सैलिसाइलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, तो नाम बना सोडियम सैलिसाइलेट। और अगर एग्जामिनर आपको इसमें एसिडिक मीडियम डाले तो फिर आपका प्योर आंसर हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो आप अपने आंसर को देते समय थोड़ा जल्दबाजी मत करना, चेक कर देना, क्योंकि पेपर में जो मैंने उतनी बड़ी रिएक्शन लिख के दी है ना, ये पेपर में इतनी बड़ी नहीं आएगी, पेपर में तो क्यों आएगी। देखो ये तीनों आपके स्टेप ऐसे लिखे गए। सर 125 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा क्या बेटा? 125 डिग्री सेल्सियस भी मेंशन रहेगा कि वो ऑप्शनल रहता है? बिल्कुल भी बाइसेंस रहेगा, और अगर नहीं चल रहे तो केवल हीट का साइन आ जाएगा इसके लिए, तो भी आंसर आपको यही होगा। सबसे आपका आंसर जाएगा, लेकिन वो लिख के जरूर देगा, लिख के देगा। तो ये रिएक्शन है आपके इंपॉर्टेंट, कॉल्वे-श्मिट रिएक्शन, क्लियर, ड्राई आइस के साथ। चलिए सर स्नैपशॉट हो गया। यस सर। चलिए इसके बाद एक नॉर्मल सी रिएक्शन आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट नेम रिएक्शन के मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसका नाम है प्राइस, प्राइस रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन का नाम है प्राइस, प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। प्राइस रिएक्शन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि फिनॉल रोजोनोन नहीं लेते, सॉरी वो आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं लेते, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आपको ध्यान रखना बेस लेते थे AlCl3, और AlCl3 बेस होता है, फिनॉल एक एसिड है तो एसिड बेस रिएक्ट हो जाएगी, ये जब लेते नहीं है। तो ऐसे फिलहाल रिएक्शन क्या होती है आपके यहाँ पर कि इस रिएक्शन में आप क्या करते हो, फिनॉल के साथ आप मिक्स करते हो एसिटिल क्लोराइड। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलना,
आपको याद होगा ये रिएक्शन में करा चुका हूं इस नाम से, और मैंने आपसे कहा था करीब 100-200 रिएक्शन का पार्ट एसिटाइलेशन, याद है मैंने कहा था, क्योंकि इसमें जो गुड एल्गी है वो इस न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिटाइलेशन, और बनेगा क्या, बनेगा आपका फेनिल एसिटेट। देखो ये रहा फेनिल और ये रहा एसिटेट, इसका नाम है फेनिल एसिटेट। ये बन गया फेनिल एसिटेट। अब इस फेनिल एसिटेट के साथ एग्जामिनर हीट का साइन दे, तो हीट का साइन देने पर जैसे भी कॉल में हुआ था ठीक उसी तरीके से ये एसिटिल पार्ट ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो इस सेम कॉल के साथ, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, इसको कहते हैं प्राइस रीअरेंजमेंट। सर वो एफ है कि टी है हेडिंग में? सर हेडिंग में एफ है कि टी है? FRIES प्राइस, ये है प्राइस रीअरेंजमेंट, हिंदी में इसको फ्रिस बोलते हैं, फ्रिस, ये प्राइस रीअरेंजमेंट। हालांकि बहुत रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन। सर प्रोडक्ट का क्या नाम? प्रोडक्ट का नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये देखिएगा ऑर्थो इसका, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इसका नाम है एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल ये नाम मैंने पहले लिखवा रखा है, देखना। यस सर। तो वो सब चीज जो हो सकती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। एक रिएक्शन और करता हूं, फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ, ये रिएक्शन, हालांकि रिएक्शन तो बहुत सिंपल वे में शो कर रहा हूं, ये अमोनिया NH3 कह रहे हो, थोड़ा साइंस से आंसर लग रहा है कि सब सीधा वाटर लीव हो रहा है, बट का आंसर आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो रेजोनेंस कर रहा है फिनॉल, रेजोनेंस करेंगे तो डबल बॉन्ड को इतना है, तो ऐसे में ये न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 300 डिग्री है। रिएक्शन दिखने में आसान, लेकिन वो की रिएक्शन आसान नहीं है, और आपको मिलता है यहाँ पर एनिलिन। एनिलिन बिल्कुल साहब, ये रिएक्शन है एनिलिन। ऐसे रिएक्शन का एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो नॉर्मल सी रिएक्शन है, लेकिन एनिलिन बनाने के काम में है। अब आती है इसके अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन हिंदी में इसको बोलते हैं संघनन। कंडेंसेशन रिएक्शन यानी संघनन। इसमें दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, जैसे नंबर 1, इसका नाम है थैलीन, ये कहलाता है थैलीन। कंडेंसेशन, थैलीन कंडेंसेशन, क्योंकि इससे बनता है थैलिक, जो अपना फिनोक्सीन है वो बनता है। कैसे होता है? इसमें लेते हो आप थैलिक एनहाइड्राइड, देखो ये थैलिक एनहाइड्राइड, ये इस कंपाउंड का नाम है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्या किया जाता है? फिनॉल के 2 मोल लिए जाते हैं, और देखो फिनॉल को मैं लिख भी इसी तरीके से रहा हूं ताकि इसका पहला हाइड्रोजन हमारे काम हो, क्योंकि ये कंडेंसेशन प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ये फिनॉल के 2 मोल, देखो मैंने इसके दोनों पैराइड्स निकाल के बाहर कर दिए, तो जैसे हम इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, ये कंडेंसेशन होता है।
ये करना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछते, लेकिन हमें ये स्ट्रक्चर याद रहे तो बढ़िया, क्योंकि इसी से नाम बनेगा। तो ये तो था थैलिक एनहाइड्राइड, और ये दोनों थे फिनॉल। फिनोफ्थलीन। बिल्कुल सही, तो इससे बनेगा फिनोफ्थलीन। सर थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक अम्ल से बनेगा ना, पानी निकाल के उससे एक अणु से। बिल्कुल, थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बनता है, और ये ऑक्सीजन निकलने के बाद ये फिनॉल के दो पार्ट हो गए। एनहाइड्राइड हमेशा जिसका एसिड होता है उसी का एनहाइड्राइड होता है। आप बोलोगे एसिटिक एनहाइड्राइड तो एसिटिक एसिड का होगा, आप बोलोगे थैलिक एनहाइड्राइड तो थैलिक एसिड का होगा। अब इस कंपाउंड का नाम है, तो देखो जो था फिनॉल, इसलिए ये फिनॉल, और ये था थैलीन, तो ये हो गया थैलीन। इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोफ्थलीन। और आप सब जानते हैं जो फिनोफ्थलीन होता है वो एसिड बेस रिएक्शन में इंडिकेटर होता है। यस सर, कलर देता है, ये बिल्कुल साबुन के सही। साथ क्रिया करता है तो। बिल्कुल सही, एसिड बेस रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होती है एंड पॉइंट पे पिंक कलर देता है, तो इसको कहते हैं अपने तरीके से इंडिकेटर। तो फिनोफ्थलीन एसिड बेस रिएक्शन का, या जिसे अपन कहते हैं टाइट्रेशन, अनुमापक, उसमें ये होता है एज ए इंडिकेटर का। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में एक ये रिएक्शन है जो हमें याद रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ याद जरूर रहनी चाहिए। कौन सी रिएक्शन हमें बढ़िया याद होनी चाहिए, वो कंडेंसेशन की दूसरी रिएक्शन। सर रुको। अच्छा रुको, इसमें चलो आप देखो। हाँ हो गया। हो गया? हाँ हो गया, थैंक यू। यस। यस, अब आप देखो इसके अंदर जो सेकंड नंबर रिएक्शन है बी, ये इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को वैसे तो अपन बोलते हैं लेडेनर मानसिक रिएक्शन, लेडेनर मानसिक रिएक्शन। ये 100 में से कोई 10 या 15% के चांसेस के नाम खा रहे, लेकिन असली जिस नाम से आएगी वो ये है, बेकेलाइट फॉर्मेशन। इस नाम से आती है बेकेलाइट फॉर्मेशन। अब इसमें कितना पार्ट हमें हमेशा याद रहना चाहिए, तो इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रहना चाहिए, 100 का 80%, वो ये होना चाहिए कि इस बेकेलाइट फॉर्मेशन में आप लेते क्या हो। तो ध्यान रखना, इसमें लेते हैं फिनॉल, इसमें रिएक्ट कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड डाल के और हीट करते हैं, कंडेंसेशन, ये निकल जाएंगे इसमें N मोल वाटर, और हमेशा बनेगा बेकेलाइट। ये तो 100 में से 80% ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, भले ही रिएक्शन याद नहीं रहे चलेगा, तो रिएक्शन की वो वैल्यू नहीं है, इस लाइन की बहुत वैल्यू बस। अब ये होती कैसे रिएक्शन अगर मैं समझाऊं, तो ये रिएक्शन एक्चुअली में फिनॉल के साथ, क्योंकि आपको पता है ये एक एस की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हमें पता है फिनॉल जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डाइलेक्ट्रिक, इसमें लिया जाता है फॉर्मल्डिहाइड एंड टाइम। तो नतीजा क्या होगा, गौर से देखो आप, कि जब आप एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराओगे तो पाई का क्लाउड शिफ्ट होगा ओवर, इससे बनेगा कार्बोकेटायन, क्योंकि प्रोटॉन तो क्या कर देगा, और कार्बोकेटायन होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको ध्यान है जब भी हमने एस की रिएक्शन की है सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है ऐड करना, तीसरा स्टेप होता है प्रोटॉन को बाहर निकालना। तो सोचो ये ओपी डायरेक्ट वाला दो जगह पर अटैक करवाएगा, तो सोचो आपको दो तरह की प्रोडक्ट मिलेंगी, नंबर 1
ऑर्थो अटैक कराओगे तो ऑर्थो पे बनेगा बेंजीन अल्कोहल, और पैरा पे अटैक कराओगे तो पैरा पे मिलेगा बेंजाइन। ये ऑर्थो। तो जब आप फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हो तो ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है। अब आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ये है कि अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो n मोल वाटर निकलते हैं। तो इसको हीटिंग करने पर दो तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं। वाटर आपका यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन वो दो तरह के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, पॉलीमर्स क्या बनेंगे कि अगर आपका पॉलीमर लीनियर बना, लीनियर का मतलब रेखीय, अगर ये सीधी रेखा में बना रेखीय तो इसका नाम होगा नॉवलेट। तब इस वाले प्रोडक्ट का नाम है नॉवलेट। नॉवलेट कैसे बनता है मैं आपको हिंट दूं, जैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये वाला आपका इस ऑर्थो पोजीशन के ऐसे सब कंडेंस हो जाए, इधर वाला एच दूसरे वाले के साथ कंडेंस हो जाए। स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा देखो, फिर ये फिनॉल, फिर CH2, इसी तरह यहाँ पर CH2। तो सोचिए एक लीनियर प्रोडक्ट बन गया। फिनॉल के स्ट्रक्चर CH2 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 से जुड़ते चलेंगे और एक सीधी रेखा बन के निकलेगी, सीधी, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं। तो इसको बोला जाता है नॉवलेट। लेकिन अगर दोनों मिलकर कंडेंस करके थ्री डायमेंशनल हो जाए, त्रिविमीय हो जाए, तो उसका नाम होता है बेकेलाइट। वो अगर टू डायमेंशनल है तो ये थ्री डायमेंशनल बेकेलाइट। इसमें क्या होता है कि बेकेलाइट में आपका ये सारे फिनॉल 3D स्ट्रक्चर में फैल जाते हैं। कैसे? अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखो ये स्ट्रक्चर होता है इसका। मैं एक यूनिट आपको बना के दिखाता हूं। ये ये बन गया एक 3D मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल। तब ये बेकेलाइट। और आप ये पॉलीमर में पढ़ते हो, पॉलीमर अगर आप जानते हो तो इस पॉलीमर को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये ताप दृढ़ बहुलक कहलाता है। ये सिर्फ गर्म करने पे जम जाता है ये। हाँ नहीं, ये वो होते हैं जो कमरे के तापक्रम पर तो सॉलिड होते हैं, है ना, लेकिन अगर आपने गर्म करने की कोशिश की तो पिघलते नहीं, ये टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा स्विचेस, हमारे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो सारे बेकेलाइट से बनते हैं। आपने उस प्लास्टिक को देखा होगा, अगर वो प्लास्टिक जल जाए कभी हाई करंट पास होने पर आपने देखा वो स्विच जल जाता है, तो जलने के बाद उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते आप। नॉर्मल प्लास्टिक जो होता है ना वो आपके होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में होता है कि आप गर्म करो, पिघला के वापस नई चीज बना लो, मोल्ड कर सकते हो। जैसे हमारे घर में मिलने वाली चेयर वो थर्मोप्लास्टिक होती है। ये थर्मोसेटिंग होता है, मींस ये इतने कठोर या कठोर होते हैं कि इनके अंदर त्रियक यानी क्रॉस लिंकेजेस होते हैं। गर्म करने पर जो टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ये पिघल के खत्म हो जाते हैं। फिर आप उसको नए किसी भी नई स्ट्रक्चर में मोल्ड नहीं कर सकते। ये कहलाती है बेकेलाइट। तो हमें ये रिएक्शन थोड़ी सी नॉलेज में होनी चाहिए, नोट कर दीजिए। सर इस बार के टेस्ट में क्या आएगा? सिलेबस एक बार टेस्ट, एक बार यस सर। देखते हैं कितनी बार तक क्या हुआ था, पता नहीं कितनी बार तो बताओ क्या किया था। हाइड्रोकार्बन लिया था ना,
नो सर, हाइड्रोकार्बन से पहले तक हुआ था, हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस बार को थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि फिर वो काफी चीजें हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से इस बार अपन भी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री तो आएगा नहीं, लॉन्ग भी आएगा, बात कर लूंगा मैं यहाँ पर। तो मैं मोस्ट वोली में दूंगा आपको हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्कीन, ये दोनों देता हूँ आपको, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्कीन, ठीक है ना? यस सर। क्या तो बेटा ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। चलिए साहब, तो फिनॉल के अंदर जब रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई तो अब हम एंट्री करते हैं ईथर की रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शंस ऑफ ईथर, रिएक्शंस ऑफ ईथर, प्रिपरेशन सारी आप कंप्लीट कर चुके हो। मैंने आपको विलियम्स और रिएक्शन कराई वो सारी आप प्रिपरेशन कर चुके हो। अब इसकी प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करना, ईथर में ये अकेली रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस बाकी ईथर की वैल्यू सबसे कम है। इसका नाम है रिएक्शन, ईथर जो अपन ले रहे हैं उसमें इसका नाम है रिएक्शन विद HI। हालांकि HX भी ले सकता है लेकिन पेपर में जितने क्वेश्चन तक बने सब HI के साथ। और ये रिएक्शन में लेने जा रहा हूं कंसंट्रेटेड प्लस कोल्ड HI, गरम नहीं करती, या फिर पेपर में लिखा हुआ आएगा 1 मोल रिएक्शन, कोई भी एक वर्ड यूज किया है। और इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था, कई बार उनके नाम से भी ये मेथड आता है जीजर्स मेथड। हालांकि नीट में तो नहीं पूछेंगे लेकिन जेई एडवांस में जरूर ये नाम आ जाता है जीजर्स मेथड। अब ये रिएक्शन क्या है, इसका टेक्निक सीखो। ये रिएक्शन जो है उसकी पहले मैकेनिज्म वाला पार्ट्स, ताकि उसके बाद आपको काम करना आसान हो। तो ये रिएक्शन SN1 या SN2 में जाएगी। अब ये क्या रिएक्शन होगी पहले समझ लो। ये आप लेते हो ईथर, और ईथर में जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मिक्स, यानी कि जिसमें R और R' की वैल्यू अलग है। अब क्या होने जा रहा है गौर से देखा, इसमें मिलाया जा रहा है HI, कोल्ड प्लस कंसंट्रेटेड HI। अब HI जो है वो आपको देगा प्रोटॉन, प्रोटॉन जाएगा इस ईथर के पास, क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी, इससे बनेगा ऑक्सोनियम, ये कहलाता है ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम का मतलब है ऑक्सीजन पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम, ये ऑक्सोनियम। और आप अच्छे से जानते हैं नेगेटिव नेवर हेल्प पॉजिटिव, ये इसको पॉजिटिव को सपोर्ट नहीं करेगा, ये चाहेगा किसी तरीके से मेरा पॉजिटिव निकल के बाहर चला जाए। तो पॉजिटिव या तो इसमें आएगा या पॉजिटिव इसमें आएगा। इधर मैंने इनको डेट का कर दिया, यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन इस R या इस R का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और अपना पॉजिटिव इस पे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय दोनों R न्यूक्लियोफाइल के लिए एक एक्सेप्टर का काम करते हैं। अब आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है? आयोडाइन। देखो ये न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से अटैक करेगा, SN1 के थ्रू या SN2 के थ्रू। अब आप सोचोगे ये SN1 के थ्रू गया, ये बाय SN1, तो सोचो SN1 में होता क्या आपको याद है? SN1 में कोई इंटरमीडिएट बनता है या नहीं बनता, याद करके देखो। सर बनता है सर, बनता है। क्या बनता है? कौन सा इंटरमीडिएट होता है SN1? कार्बोकेटायन। सर कार्बोकैटायन। कार्बोकेटायन। इसका मतलब आपका इनमें से कोई एक कार्बोकेटायन बना लेगा, तो ये बनेगा कार्बोकेटायन। और आप अच्छे से जानते हो कार्बोकेटायन वही बनेगा जो स्टेबल होगा। तो यहाँ हम ध्यान रखें, यहाँ क्या क्या बन सकता है, तो यहाँ बन सकता है टर्सरी कार्बोकेटायन। अगर इन दोनों में से कोई भी टर्सरी हुआ तो इसके चार्ज हो गया, या आपका रेजोनेंस करने वाला विनाइलिक कार्बोकेटायन, जिसमें स्टेबिलिटी वाला वो कार्बोकेटायन बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। या फिर बन सकता है आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटायन।
ये देखो। तो अगर आपको लगे कि आर या आर डैश में से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है तो आप तुरंत समझ जाना वो कार्बोकेटाइन बन जाए, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से आप चेक करके देखो आपका प्रोडक्ट तैयार। अब आप सोचो अगर आर का आई बन गया तो फिर बचा कौन, बचा ये, तो फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा आर डैश और ये O और ये अब आप चेक करके देखो दो प्रोडक्ट बन गए, एक आयोडाइड बन गया है और एक बन गया अल्कोहल। तो मेरी बात को ढंग से समझना, आर या आर डैश में से कोई भी अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो SN1 के थ्रू वो आयोडाइड बनाएगा और दूसरा हिस्सा अल्कोहल। अब आता है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आता है बाय SN2। अब अगर आपने SN2 रिएक्शन करी हो तो आपको यहाँ एक बात अच्छी तरह याद होगी कि SN2 रिएक्शन जो होती है उसकी रेट हमेशा गैस के इनवर्सली होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब मैं आपको हिंट देने जा रहा हूँ कि अगर आप SN2 से थ्रू कर रहे हो तो इसका मतलब SN2 तब होगी जब ये इनमें से कोई भी नहीं, तो फिर आप देखोगे कि दोनों में से जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज होगी उसमें आयोडाइड पीछे से जाके टक्कर मार देगा, क्योंकि SN2 अगर आपको याद हो तो हम बैक साइड जाके इन्वर्जन कर देंगे। तो इन दोनों में से जो सबसे छोटा पार्ट होगा जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज होगी उसके बैक साइड से आपका आयोडाइड अटैक करके आपको देगा एल्किल आयोडाइड और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा एक्रोप्रील अल्कोहल। ये है। तो अब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि आज के बाद पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आपका दिमाग चलेगा कि HI के साथ रिएक्शन करने पर SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। SN1 केवल तभी करना जब आपको लगे इन तीन कार्बोकेटाइन में से कोई एक कार्बोकेटाइन बनने की संभावना, और अगर नहीं तो फिर SN2 करना। आपको सर कैसे, जैसे सोचो जैसे IIT में और इसमें क्वेश्चन को आया कैसा मान लो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया, ये देखो और एरो जो बन दिया HI, अब कहता है बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपके सोचने का टाइम है, आपको दिखाई देगा कि क्या हम इसको SN1 के थ्रू चलाएं या SN2 के थ्रू चलाएं। SN1 क्योंकि इसमें इन तीनों से रिलेटेड ये वाला पॉइंट है, तो जिसमें SN1 के चांस है वो SN1 से बनेगा आंसर। और SN1 से मिलेगा तो सोचो किसको मिलेगा, H किसको मिलेगा। सर मेथिल आयोडाइड होगा क्या? अरे कैसे बोलेगा मेथिल आयोडाइड, क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ सर एक मिनट गोल बनेगा। तो कार्बोकेटाइन तो इसका बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन को क्या मिलेगा, H मिलेगा कि I मिलेगा, I I मिलेगा और H इसको मिलेगा, देखो दोनों जुड़े साथ। तो ये बन गया आपका कौन, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड और मिथाइल। इस बार ये रिएक्शन SN1 के थ्रू। अब आप सर सपोज करो ऐसे लिखी जा रही CH3 CH2 OCH3 और एरो के ऊपर आ गया H। अब आप सोचो दिमाग में R1 R2 ये दो, अब सोचो क्या दोनों में से कोई भी R1 या R2 में से कोई भी इस तरह के कार्बोकेटाइन है क्या? नो सर। तो SN2 मिलेगी। SN2 SN2 में क्या चीज नोट करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। R2 में या मेथिल और एथिल में से किसकी स्टेरिक वैल्यू सबसे कम है, मिथाइल। आयोडाइड जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उसके पास जाएगा, तो हमारी बात है
आई अगर इसको निकाला तो इसको क्या मिला H. है, तो यह प्रोडक्ट बन जाएगा इथाइल अल्कोहल प्लस ये बन जाएगा आपका मिथाइल आयोडाइड। जबकि देखो यहाँ मिथाइल आयोडाइड नहीं बना, अब तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब हमें अब जैसे आईआईटी में क्वेश्चन क्या आए थे, आईआईटी में यही क्वेश्चन ऐसे आए थे। इसका नाम था एनसॉल, एरो पे लिखा हुआ था HI। ये आपका कंपाउंड था बेंजाइल मिथाइल ईथर, ये एरो के ऊपर HI। और जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था ये वाला। अब ये तीनों तरह के क्वेश्चन को आपको देखो, आपको समझ में आएगा इसका क्या आंसर और कौन से मेथड से रिएक्शन होगी। सर थर्ड वाला नहीं दिख रहा है। पहला वाला SN2 है, दूसरा वाला SN1। चलिए कर लो। अब आप देखो एनिसॉल, सोच के बताओ R1 R2 ये रेजोनेट, क्या दोनों में से कोई भी इस कार्बोकेटाइल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, यस और नो? नो। नो। SN1 के SN2, SN2। और सोचो किसके पास स्टेरिक इंटरेस्ट कम है? मिथाइल। इसमें तो अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है। देखो तोड़ ही सकते दिमाग, क्यों? क्योंकि हम तुम्हें बोल रहा है जिंदगी में भी डबल बॉन्ड है, वो बॉन्ड तो कोई तोड़ना ही होती है। तो सोचो आई का अटैक यहाँ होगा, बॉन्ड यहाँ से। अब आप देख लो आपके प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। फिनॉल, फिनॉल और मेथिल हाइड्राइड, यही रिएक्शन बिल्कुल इससे मैच करती है। ये भी फिनॉल की तरह है, उसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। देखो देखो ये दिख रहा है रेजोनेंस। थर्ड वाला पूरा नहीं दिख रहा है। थर्ड और पूरा दिया, इसका नाम है मिथाइल फिनाइल ईथर। CH2 तो होगा उधर। अब आप सोचो यहाँ रेजोनेंस हो रही है, ये बॉन्ड तो आप कभी तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब इस पे अटैक SN1 से होगा कि SN2 से होगा? SN1 SN2 से होगा। तो इसका मतलब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसको मिलेगा I, इसको मिलेगा H, लेकिन जो H मिलेगा उससे बनेगा विनाइल अल्कोहल। और आपको ध्यान है विनाइल अल्कोहल होता है अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, ये रीअरेंज होगा, ये होगा रीअरेंज और ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। तो आपका आंसर आएगा एसिटाल्डिहाइड प्लस ये बन गया मेथिल आयोडाइड। ये देखो ये आपका SN2 से इसमें रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, वैसे फिनॉल आंसर था। ये दोनों रिएक्शन एक जैसी है। अब ये रिएक्शन देखो सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर रिएक्शन को ऑब्जर्व कर देखो इधर से। अब दिमाग लगा सोचो क्या SN1 होगा कि SN2 होगा? SN1 SN1 को देखो ये रहा बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल कार्बोनेट। इसका मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो I इस वाले पार्ट को मिलेगा, कार्बोकेटाइल स्टेबल है और H यहाँ मिलेगा। तो ये SN1 रिएक्शन है। अब बताइए इंपॉर्टेंट रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। सर सर कार्बोकेटाइन के पास हमेशा हैलाइड जाएगा ना SN1 में? हमेशा ये होगा, कार्बोकेटाइन अगर बन गया स्टेबल हो गया तो आयोडाइड जाएगा, हमेशा फिक्स है। और ROH मेन प्रोडक्ट बोलेंगे।
तो ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन ध्यान रखिएगा। बताता हूं मैं। अब इसकी रिएक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसकी एक नंबर नेक्स्ट नंबर जब हम को हवा में खुला छोड़िए क्या होगा? एक्सपोज्ड इन एयर ईथर का यूज एनेस्थेटिक या पर उसमें then exposed in air and sunlight। देखो आपने इसको ईथर को हवा में खुला छोड़ दिया। देखो आपने, तो अगर हम ईथर को हवा में खुला छोड़ दें तो लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ। डाई एथिल ईथर को लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज जानते से। अल्फा वाला इसमें बाहर निकाले क्योंकि अल्फा वाला जो है वो बड़े आसानी से टूट जाता है। और यहाँ मैंने रख दिया एरो के ऊपर एयर। ये देखो ये एयर, ये इसका सनलाइट। अब क्या होगा देखो आप, फ्री रेडिकल एडिशन। जैसे ही सनलाइट ईथर के कांटेक्ट पे आती है इसका होमोलाइटिक डिवीजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन होमोलाइटिकली ब्रेक कर जाता है और आपका ये होमोलाइटिकली टूट चुका है क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम। तो सोचिए आपका जो ऑक्सीजन थी वो इस समय एक फ्री रेडिकल फॉर्म होगी और ये फ्री रेडिकल फॉर्म सीधी इसमें एडिशन होगी। इससे बनेगा आपका ईथर हाइड्रोपर ऑक्साइड। तो कई बार एग्जाम्पल पूछते हैं सर ये कौन से एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल एडिशन। इसको कहते हैं ईथर हाइड्रोपर ऑक्साइड। इसका नाम है ईथर हाइड्रोपर ऑक्साइड, एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचो ये रिएक्शन कैसे हो रही है। ये बीकर है, इस बीकर में ये ईथर पड़ा हुआ है। आपको पता है एयर यहां से आ नहीं सकती, एयर यहां से आ नहीं सकती, एयर यहां से आ नहीं सकती, लेकिन एयर यहां से आ सकती। इसका मतलब सारा ईथर रिएक्ट नहीं कर रहा है। ईथर की लेयर ऊपर वाली पहले रिएक्ट कर रही है, नीचे का ईथर तो सेफ है क्योंकि एयर तो केवल उसी से रिएक्ट कर रही है ईथर से जहां मिले। तीन जगह से तो ईथर को एयर मिली, कभी कांच की दीवार। तो सोचो ईथर का हाइड्रोक्साइड ऊपर की लेयर में बनता है, नीचे ईथर की हो गई। लेकिन अब आपका दिमाग लगाने ये धीरे धीरे घुलना शुरू होता है। जैसे जैसे ईथर हाइड्रोक्साइड बनता है ईथर घुलता जाता है। लेकिन आप दिमाग लगा के सोचो कि किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया, क्या ईथर का या ईथर के हाइड्रोक्साइड? आप देखो यहाँ पर 32 16 पेरोक्साइड का 32 मॉलिक्यूलर वेट हो गया। देखो तो मास किसका बड़ा, पेरेंट ईथर का या ऑक्सीडाइज्ड ईथर का? ऑक्सीडाइज्ड ईथर का। ऑक्सीडाइज्ड ईथर का। पेरेंट ईथर का मास तो कम है, हाँ, वो 32 से ज्यादा है। तो सोचो इसका मास बढ़ता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली डायरेक्टली। मास बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसके बाद सोचो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ये मैंने क्यों बोला, इसका रीजन बताऊं आपको। क्योंकि जो ईथर के हाइड्रोक्साइड होते हैं ये एक्सप्लोसिव होते हैं। एक्सप्लोसिव व्हेन सेपरेटेड, जब ये ईथर से अलग हो जाएं तो विस्फोट कर देते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं।
अब आपको सर ये बताने की जरूरत कैसे है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो आपकी लैब में ईथर ये रहा, कोई विस्फोट नहीं है, लेकिन अगर आपने ईथर को बिना टेस्ट गर्म करना शुरू कर दिया तो सोचो पेरेंट ईथर का मॉलिक्यूलर मास कम होगा और ईथर के हाइड्रोजन ऑक्साइड का मास ज्यादा है, तो इन दोनों में से पहले कौन भाग जाएगा, ईथर या ईथर का हाइड्रोजन ऑक्साइड? ईथर जाएगा पहले सर। बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा तो केवल बच जाएंगे, केवल ईथर हाइड्रोजन। माइक ऑफ कर ले। वैसे ये क्या कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। इसलिए एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हम ईथर को टेस्ट किए बिना कभी गर्म क्यों नहीं करते। दैट्स द मेन रीजन कि अगर वो ईथर को टेस्ट किए बिना गर्म किया तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। अब समझ में आ गया, क्योंकि एक्सप्लोजन क्योंकि आपका ईथर जो पेरेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उड़ के कलेक्ट हो जाएगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो बच जाएगा, और अगर ज्यादा बच गया तो सोचो पेरेंट से सेपरेट हो गया, इसलिए वो एक्सप्लोर कर जाएगा। तो फिर हम लैब में कैसे पता लगाते हैं, तो हम लैब में करते हैं टेस्ट फॉर इम्प्योर ईथर। आपको कैसे पता लगेगा कि साहब ईथर हमारा इम्प्योर है, तो जब हम लैब में जाते हैं, सर्जरी रूम में जाते हैं, तो हम ईथर को चेक करते हैं कि ईथर में कहीं एक्सपोजर वाला कंडीशन तो नहीं बनती, तो इसको टेस्ट करने का एक छोटा सा तरीका है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 2-3 ml डाल दो इसको, इम्प्योर ईथर वाला, ये ईथर वालों में डाल दिया, हमें पता नहीं है तो इम्प्योर है कि इम्प्योर है, हमने इसको डाल लिया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें डालते हैं फेरस सल्फेट, थोड़ा सा क्रिस्टल जो होते हैं फेरस सल्फेट के डालते हैं। फेरस सल्फेट में खासियत क्या होती है कि फेरस आयन होती है, ये फेरस आयन क्या करेंगे, इस नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन कभी ईथर के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो नहीं सकते, तो ये इस ईथर से फ्री है, तो इससे ये ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आयन बन जाएंगे। तो फेरस से फेरिक का कन्वर्जन केवल इम्प्योर ईथर कर सकता है, प्योर नहीं कर सकता। अब अगर फेरस से फेरिक बन गया तो फेरिक को टेस्ट करना बहुत आसान है, इसमें केवल एक ड्रॉप, only 1 or 2 drop पोटेशियम थायोसाइनाइड KCNS, कलर टेस्ट होता है, लेकिन जैसे ही ये फेरिक आयन से रिएक्ट करता है इसका कलर हो जाता है रेड। ये आयरन का टेस्ट है बेटा लेबोरेटरी में, जिसको कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस। तो आयरन को फेरिक को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसमें 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप KCl डालो तो अगर ब्लड रेड कलर आ जाए दैट इज अ हिंट फॉर फेरिक आयंस, और फेरिक आयन बनेंगे तभी जब ईथर इम्प्योर होगा, तभी वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि प्योर ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो सोचो अगर आज के बाद आपने सैंपल लिया और उसमें कोई ब्लड रेड कलर नहीं आया, इसका मतलब ईथर सेफ है, फ्रेश है, उसमें कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बना। आप गलत कर सकते हो। सर रुक गए। हाँ रुक गए। आप रुक, ये आ गया आ गया सर, आप पॉज हो गए थे थोड़ा टाइम पहले। अब सही है। हेलो सर, एक बार और एक्सप्लेन हाँ कीजिए सर, एक ना, बार pause हो इम्प्योर गया था। प्योर बता रहे थे। क्या बोला, देखो जो प्योर होता है वो फेरिक आयन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन जो इम्प्योर होता है वो उसकी ऑक्सीजन फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करती है। तो अगर आपका ईथर इम्प्योर है तो फेरस का फेरिक बनना पॉसिबल है, और फेरिक KCl से ब्लड कलर देगा। तो अगर टेस्ट ट्यूब में ब्लड रेड कलर आए तो इसका मतलब हमारा ईथर कैसा है, प्योर के इम्प्योर? इम्प्योर। इम्प्योर हम मत कीजिए। और अगर आपका ये टेस्ट नेगेटिव हो जाए, फेरस डाला KCl डाला कोई ब्लड कलर नहीं है, इसका मतलब ईथर कैसा है, प्योर। यूज कर सकते हो। ये होता है। तो होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको साइक्लिक ईथर के पॉइंट क्लियर करता हूँ थोड़े से। चले राजू सुनो। यस सर।
चलिए यस, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर, जिन्हें कहते हैं इपॉक्साइड। साइक्लिक ईथर में ये ले रहा हूं, देखो ये मैंने साइक्लिक कर दिया, जानकर से मैंने एक कार्बन पे कोई स्टेरिक इंडेक्स नहीं रखा, खुला है सारा से, और एक पे आप देखो मैंने स्टेरिक इंडेक्स रखा। ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे रीजन है। अगर इस तरह के कोई ईथर्स आ जाए तो कौन से कार्बन पे अटैक होगा, मैं नंबर लिखता हूँ 1 और 2, किस पे अटैक होगा ये आइडिया। कैसे, देखो अगर आपने यहाँ पर मीडियम ले लिया ऐसे और अब इस पे डाला न्यूक्लियोफाइल, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, हिंट मैं आपको देता हूं कि न्यूक्लियोफाइल का वहां अटैक करता है जहां स्टेरिक वैल्यू ज्यादा। क्यों होता है इसका रीजन मैं क्लियर करता हूं। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट CH2 ये CR, ये आपका OOCH और ये आपका आ गया न्यूक्लियो। जब ये प्रोडक्ट कैसे बना, क्यों बना, रीजन, तो ये रीजन हुआ SN1, ये रिएक्शन SN1 से हुई। आपको सर कैसे, तो देखो इस तरह से हुआ कि जब आपने इसमें सबसे पहले एसिडिक मीडियम डाला, ये एसिडिक मीडियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ एसिडिक। तो जब आप एसिडिक मीडियम लेते हो तो सोचो ईथर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वो बन जाएगा ऑक्सोनियम। ये देखो ये प्रोटॉन जुड़ गया, ये बन गया, और हम जानते हैं स्टेबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव नेवर हेल्प टू पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को किसी एक कार्बन पे तो जाने जाना। अब आपके सोचने की बारी है, कार्बोकेटायन ये ज्यादा स्टेबल बनेगा कि कार्बोकेटायन ब्रांच वाला या स्टेरिकली हिंडर्ड वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। टर्सरी कार्बोकेटायन प्राइमरी के कंपैरिजन ज्यादा स्टेबल होता है। सोचिए इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव भागेगा तो पॉजिटिव स्टेरिक हिंड्रेंस पे जाता है। रीजन इससे आपका स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा, ये स्टेबल जानते हो कि SN1 में कार्बोकेटायन जुड़ता है। अब कार्बोकेटायन बन गया, अब न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल ये, अब न्यूक्लियोफाइल को लेकर आओ, ये ना न्यूक्लियोफाइल, और देखो आपका तो जब आप एसिडिक मीडियम लोगे तो ये मैकेनिज्म फॉलो, SN1 की मैकेनिज्म फॉलो आ गया। अब सेकंड पार्ट, अगर आपने यही ईथर बेसिक मीडियम तो ये रिएक्शन जाएगी SN2 से। और अभी आप पढ़कर आए हो, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है SA2 स्टेरिक हिंड्रेंस देखता है, तो कहा जाता है जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वहां जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है वहां जाता है, जहाँ कम होता है वहाँ। वहां जाएगा जहां स्टेरिक वैल्यू, जब इसका अपोजिट हो गया तो सोचिए आपका आंसर क्या बनेगा। आपके आंसर में ये देखो OH और ये आपका सॉरी, ये आपका OH और आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ लग रहा है, जहां स्टेरिक वैल्यू कम है। इसका मतलब ये रिएक्शन SN2 से। पॉज हो गया क्या? सर
सर रेड कलर में मत लिखो, नहीं दिख रहा है अच्छे से। दिख नहीं रहा है? शायद वो पिंक है क्या? ब्लर है ना? अच्छा रेड कलर दिख नहीं रहा है? यस सर। तो आप क्या रेड कलर यूज नहीं करोगे? अभी तो समझ में आ गया? हाँ अभी समझ आ गया सर, तो इसके बाद मत यूज करना। देखो ये देखो, अब ये दो रिएक्शन आपको दिए, ये आपका ए और ये आपका बी। अब पेपर में ऐसा है, और आप सोचो आपको अपना आंसर कैसे सोचना पड़ेगा। अब देखो, आपको चेक करो, देखो एरो से पता चल रहा है आपको, एरो से दिखाई दे रहा है साहब आपको। मैं इसको मिथाइल एल्को करता हूँ बोलो भी, ताकि वर्ड आपका कॉमन हो जाए, ये भी दिखाई और ये आर भी दिखाई। अब आप सोचो दोनों में से पहचानो ये कौन से वैकेंसी होगा? SN1, जबकि ये SN2 बेसिक मीडियम। अब देखो आपका आंसर बन जाएगा यस और नो। तो बता दो क्या आंसर? यस सर। यस सर। गुड, तो ये आपका ईथर पार्ट हुआ कंप्लीट। अब लेते हैं अपन टेस्ट। तो अल्कोहल फिनॉल किसका टेस्ट एक ही था, वो हो गया, एमपीओ का था केवल। अब अल्कोहल फिनॉल्स को टेस्ट कैसे करते हैं उसके लिए अलग से मैं ले रहा हूँ, तो हेडिंग डाल दीजिएगा टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। यहाँ पर लेने जा रहे हैं इसके अंदर टेस्ट, ये पर टेस्ट लेने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल्स के टेस्ट। अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए पहला नंबर जो लेने जा रहे हैं, इसको कहते हैं कैन टेस्ट। कैन में सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेरिक, ए कर रहा है अमोनियम और एन कर रहा है नाइट्रेट। तो इसका नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये होता है आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये कलरलेस हल्का सा पीला सा कलर होता है इसका, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, हल्का सा येलोइश का। फिर इसका नाम रखते हैं कैन टेस्ट। कैन टेस्ट में क्या होता है, आपने कोई भी अल्कोहल लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसका भी मतलब नहीं है, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स किसके डाल दो, कैन की, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की डाल दो, इसका कलर हो जाएगा रेड, वाइन कलर या रेड कलर होता है। अगर आपको लेबोरेटरी में रेड कलर मिल जाए, इसके बाद देयर इज अ हिंट, कंपाउंड इज अल्कोहल। प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं, सारे अल्कोहल की टेस्ट करें। दैट इज कॉल्ड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर? दूसरा टेस्ट आप याद अपन कर चुके हैं, अल्कोहल में अगर सोडियम का छोटा सा पीस डाल, ये अपन एसिड बेस रिएक्शन में किया, एस ब्लॉक में ही पढ़ोगे आप। तो सोडियम का पीस होता है एल्कली और अल्कोहल इस तरह, अल्कोहल एसिड की तरह काम करेगा, तो क्या होगा, सोडियम का अल्कोक्साइड। लेकिन साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस जो आप पकड़ लेंगे,
तो सोडियम का टुकड़ा अल्कोहल के ऊपर तेजी से घूमता है आग के साथ। तो ये जो डांस करता है सोडियम का पीस, वो इस हाइड्रोजन गैस से निकलने का काम करता है। तो ऐसा जो डांसिंग सोडियम है, ये टेस्टिंग अल्कोहल की टेस्टिंग। तो ये दो ऐसे टेस्ट हैं जिनमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को अलग करने की जरूरत नहीं। अब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इनको डिस्टिंग्विश। तो अगर इन तीनों को अलग करना है तो एक टेस्ट में आपको करा चुका हूं, याद करो लुकास। यस सर। जब हम कर चुके हो ऑलरेडी डन है, जिसमें आपको डायरेक्ट टर्शियरी से टर्बिडिटी फटाफट आती थी, है ना। लुकास रिएजेंट डालते थे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कंसंट्रेटेड HCl। सेकेंडरी 5 से 15 मिनट बाद आता है और प्राइमरी के साथ आधा घंटा चलता है। तो ये अपन टेस्ट कर चुके हैं, टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। दूसरा टेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं विक्टर मेयर। विक्टर मेयर टेस्ट, हालांकि आप इसको अपने RBC दिया करें। विक्टर मेयर टेस्ट पेपर में दिया आएगा, ये नहीं आएगा, ये आपके लिए, क्योंकि R का मतलब है रेड, B का मतलब है ब्लू और C का मतलब है कलरलेस। रेड, ब्लू, कलरलेस, नाम से क्लियर हो गया। RBC यानी कि प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, यानी कि टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री। इसका मतलब आपके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, 90% कंसेप्ट ये वाला कि जितने भी प्राइमरी है वो रेड कलर देंगे, जितने सेकेंडरी है वो ब्लू कलरेशन देंगे, टर्शियरी से कलर्स नहीं है। सर बचा हुआ 10%। बचा हुआ क्या? बचा हुआ 10%। 10%। अच्छा, वो 10% बचा हुआ 10% है सीक्वेंस। क्या क्या डालते हो ये कलर आपको, क्योंकि जितने पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो तो पूछेगा साहब इस अल्कोहल ने रेड कलर दिया विक्टर मेयर टेस्टिंग से, तो आप तुरंत समझ जाओगे वो अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी। ये होता है 95%, 90%। अब 10% में क्या होता है, सीक्वेंस। तो इसकी सीक्वेंस सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ टेस्ट। आप क्या लेते हो इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले स्टेप में आप डालते हो इसके अंदर फास्फोरस प्लस आयोडीन। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में आप डालते हो इसके अंदर सिल्वर नाइट्राइट। थर्ड स्टेप में आप डालते हो इसके अंदर नाइट्रस एसिड और चौथे स्टेप में डालते हो ईथर। ये सीरीज होती है। एकदम से टेस्ट नहीं होता कि डाला और आपका कलर आ गया। पहले आपने उसमें जो अल्कोहल ले रहे हो उसमें सबसे पहले तीनों अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आयोडाइड डालो। तो आयोडाइड डालोगे तो OH की जगह I आ जाएगी। फिर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो I की जगह NO2 आ जाएगी। फिर नाइट्रिक एसिड डालोगे तो वाटर खींच के निकाल लेंगे। फिर ईथर के साथ NaOH, ये कलर ये डालते ही कलर इसे बाउंस हो जाएगा। तो ईथर के साथ जैसे NaOH डालते हो तो रेड कलर प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। तो ये 5-10% में ये चीज है। तो ये सीक्वेंस अगर अपन लेते हैं, हालांकि सीक्वेंस नहीं पड़ती क्योंकि आपको ये टाइम के लिए जरूर ज्यादा होता है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। अब जैसे कल को मान लो एग्जामिनर आपके सामने रखा कि मेरे पास C4H10O नाम का मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड है, वो कहते हैं साहब इसके अंदर मैंने विक्टर मेयर टेस्ट किया, कहता ब्लू कलर की समझ। अब कहते हैं बताइए आपका B होगा। अब आपके सामने A भी है, B भी है, C भी है और D भी है। अब आप चेक कर लो कि आपका इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो जैसे मान लो मैंने लिख के दे दिया ब्यूटिल अल्कोहल, मैंने लिख के दे दिया आइसोब्यूटिल अल्कोहल, मैंने लिख के दे दिया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, मैंने लिख के दे दिया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व होगा।
सेकेंडरी। पता है कि विक्टर मेयर से ब्लू कलरेशन किसका आएगा, तो ये जो आपका बी जो है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर आया, तो सोचो ब्लू कलर देने वाला कौन है, डी। तो इसका मतलब वो आंसर कर लो। अब इसी क्वेश्चन में लिख देता कि सर कोई कलर नहीं आया, कलरलेस रहा, C sir. सर सी ऑप्शन। अब आपको ये चीज समझ आ गई, तो क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई, यस और नो? सर टेस्ट के स्टेप्स को भी बता दो ना एक बार। टेस्ट जो किया है ना सीरीज, एक एक बार मतलब एक का बस बता दो ना कि कैसे क्या हुआ, क्या डाले तो। ये देखो सर एक का बस बता दो तो बाकी समझ आ जाएगा। नहीं, मैं पूरा इसको कर देता हूं, सीरीज को कर देता हूं बेटा, ये जो सीरीज पूछ रहे हो वाली, हाँ उसको एक बार करके प्रोसेस को बता दो ना कि किसमें क्या निकला और किसमें क्या बना, ऐसा करो। ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, अल्कोहल, प्राइमरी ये RCH2OH, ये सेकेंडरी देखो RCH एंड OH, और ये टर्शियरी, ये तीन अल्कोहल। अब सबसे पहले आपने ये डाला P प्लस I2, अब आपको दे रहा P प्लस I2 का मतलब हो गया PI3, तो तीनों के अंदर आपने PI3 डाल दिया। अब PI3 क्या करेगा, आपको ध्यान है OH को हटाकर I ले जाएगा, तो इससे बन जाएगा प्राइमरी I2, ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी I2, ये बन जाएगा आपका सॉरी टर्शियरी I2। तो जैसे आपने PI3 डाला, पहला स्टेप पास किया, तीनों एक जैसे हो गए, 1 डिग्री पे OH तो 1 डिग्री पे I, 2 डिग्री पे OH तो 2 डिग्री पे I, 3 डिग्री पे OH 3 डिग्री पे। अब इसके बाद आपने क्या डाला, सिल्वर नाइट्राइड, तो सिल्वर नाइट्राइड जब डालोगे तो सिल्वर नाइट्राइड मिलेगा, ये आपका सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड डालोगे तो क्या होगा, I हट जाएगा और O अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा प्राइमरी नाइट्राइड, ये बन जाएगा सेकेंडरी नाइट्राइड, ये बन जाएगा टर्शियरी नाइट्राइड। सॉरी नाइट्रो बनेगा, नाइट्रो मैंने गलती कर दी, नाइट्राइड ही होता नाइट्रो, तो ये तो एन अटैक करेगा, नाइट्रो सॉरी, ये नाइट्रो बनेगा, ये नाइट्रो, तो प्राइमरी नाइट्रो, सेकेंडरी नाइट्रो, टर्शियरी नाइट्रो बनेगा। अब जैसे आपके नाइट्रो बन जाए, अब इसमें तीसरा स्टेप कर देते हैं, तीसरा स्टेप है कौन, नाइट्रस एसिड, ये अब सबके अंदर नाइट्रस एसिड डालो। अब नाइट्रस एसिड क्या करता है, इस नाइट्रो के कारण एसिडिक एच बनाता है, तो ये एसिडिक एच 2 है, ये एसिडिक एच 1 है, ये एसिडिक एच 1 है, तो जब आप इसमें नाइट्रस एसिड डालोगे तो नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट करके वाटर इस तरीके से निकालेगा, तो 2H वाटर के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन इसके पास तो H एक ही है, तो नाइट्रस एसिड का OH ये, लेकिन इसके पास तो कोई H नहीं, इसलिए नाइट्रस एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। अब देखो तीनों के प्रोडक्ट अलग अलग हैं, इसके प्रोडक्ट से बना नाइट्रोलिक एसिड, इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, और ये बना आपका सूडो नाइट्रॉल, इसका नाम है सूडो नाइट्रॉल, और इसने रिएक्शन नहीं की। अब आपके तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, अब तक तो सारे प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों टेस्ट ट्यूब में। अब प्राइमरी में नाइट्रोलिक एसिड बन चुका है, दूसरी टेस्ट ट्यूब सेकेंडरी से बन गया सूडो नाइट्रॉल, और टर्शियरी ने रिएक्शन नहीं की। अब फाइनल टच है, अब आप इस सबके अंदर ईथर डालोगे,
और साथ में मिला दो NaH। NaH क्या करेगा, इनसे रिएक्ट करके कलर बनाएगा रेड, जबकि इसमें NaOH और ईथर डालने पर कलरेशन आएगा ग्रीन, और ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए कलर ब्लैक है। ये वो सीरीज है जो इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है कि मैंने उसको शो नहीं किया था कि आपको बर्डन कम रहेगा। ये सीक्वेंस होगी, ये रिएक्शन होती है, इसको कहते हैं अपन रिक्टर मेयर टेस्टिंग। हाँ सर, थैंक यू। ओके बेटा। सर यूडोनाइट्रोल का जो ऊपर में एनिल लिखे हो ना, उसका एच कहाँ गया सर? सर जो कार्बन के ऊपर में NO लिखे हो ना सर, सेकंड स्टेप उसके नीचे। ये वाला? हाँ हाँ इसमें क्या आएगा? सर इसमें वाटर के फॉर्म में तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन पानी बन के बाहर निकाल दिया। हाँ वाले मिल गैस गया में। ठीक ठीक। या रिएक्शन ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही नहीं निकलता। हाँ yes, सर पता चल गया। इसके पास एक ही था तो एक OH के साथ निकलेगा, दो होंगे तो फिर O के साथ निकलेगा, तो जो ऐसा बच जाएगा वो लगता है उसे सूडोनाइट्रोल। और ये बेस से रिएक्शन करता है, ये एसिटिक H है और ये बेस, दोनों मिलकर कलर बनाएंगे रेड। तो सर ये एग्जाम में आता है रिएक्शन? क्या बेटा? ये रिएक्शन एग्जाम में आता है सर? मैंने कहा था इसका यूज नहीं होगा, तभी तो मैंने कहा था कि आप एक काम की चीजें RBC याद रखो। ओके सर। तो हो गया बेटा टेस्टिंग? हाँ सर। चलिए अल्कोहल की टेस्ट कंप्लीट, और अपन एसिडिफिकेशन की टेस्ट कर ही चुके हैं, जिसमें फ्रूट जैसी स्मेल आई थी, मैंने आपसे कहा याद है? एसिडिक टेस्ट, एसिडिफिकेशन का टेस्ट, तो वो भी टेस्ट की होता है। अब आ जाओ फिनॉल टेस्टिंग। सर जिसमें NH3 यूज होता था वो वाला? बेटा वो फ्रूटी स्मेल वाला भी बोल रहे थे ना, उसमें NH3 यूज हुआ था वो वाला? देखा होता है उसमें तो एसिड और अल्कोहल यूज होते हैं कंसंट्रेट। एस्टर बन रहा था। कोई सा भी फिनॉल ले लीजिए। जितने भी नॉल है, यदि उनमें सब डाल देते हैं ड्रॉप डालते ही इसका कलर हो जाएगा गोल्डन। फिनॉल के अंदर अगर एपिसोड भी डाला जाए तो ये वायलेट कलरेशन होता है, जो कि अल्कोहल गेट अगर आपसे कहे कि फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करो, हर फिनॉल में FeCl3 डालते ही वायलेट कलर आता है। हालांकि ये जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्लियर कर दूं, अगर यही रिएक्शन आप ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसी FeCl3 के साथ यहाँ रेड कलर, हालांकि ये फेमस नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये बहुत फेमस है। तो होप सो टेस्टिंग समझ में आ गई होगी सारी। यस सर। Yes, तो अब इसके बाद आइए अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अपन, जिसका नाम है ऑक्सी कंपाउंड। पढ़ा दो बेटा। हाँ सर। हेलो yes, sir. चलिए सर, अब इसके बाद आ जाइए इसके अंदर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है ऑक्सी कंपाउंड सेकेंड। ऑक्सी कंपाउंड सेकेंड, जिसमें हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी जिनको आप कहते हो कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेमिंग सिस्टम आप सब कर चुके हो, आइसोमेरिज्म आप इसका सब कुछ कर चुके हो, तो फिर इसका प्रिपरेशन भी काफी हद तक कर चुके हो। तो इस टॉपिक तक आते आते हम सारे रिएक्शन लगभग कर चुके होते, कुछ एक को छोड़कर। तो याद करके देखो,
इसकी जनरल मेथड ऑफ इक्वेशन में आप नंबर 1 कर चुके हो एल्कीन्स में। याद करके देखो ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस से देखो आपने एल्कीन को एल्डिहाइड कीटोन में तोड़ दिया, वो रिएक्शन आप कर चुके हो ऑलरेडी। नंबर बी एल्काइन, एल्काइन के अंदर ये रिएक्शन मैंने कराई थी हाइड्रेशन वाटर के साथ, जिसमें मर्क्यूरिक सल्फेट डाला था मैंने HgSO4, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराई थी। तो एल्काइन का जब आपने हाइड्रोकार्बन किया वहां ये रिएक्शन हुई थी, तो ये सब आपको रिकॉल करना है वहां जाकर। उसके बाद नंबर सी हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन में आपको ध्यान में होमवर्क भी दिया था एक्वस QH के साथ। तो एक्वस QH के साथ जब रिएक्शन करते हो तो X घट के उसकी जगह OH आ जाते हैं। तो सोचो एक ही कार्बन पे अगर 2 X होंगे तो जब एक्वस QH डालोगे दोनों OH से टकरा के डबल बॉन्ड O बन जाएगा कार्बोनिल। तो ये हम रिएक्शन कर चुके हैं हेलो एल्केन से एक्वस QH की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद नंबर डी फ्रॉम GR ग्रीनहाउस रिएजेंट, ग्रीनहाउस रिएजेंट जाओगे तो वहां भी मैंने आपको बकायदा ये रिएक्शन कराई थी, जिसमें अपन एक एसिड के क्लोराइड के ऊपर एक रिएक्शन या एसिड डेरिवेटिव के ऊपर अपन रिएक्शन लिखी, तो वहां पढ़ोगे तो आपको ये रिएक्शन वहां मिलेगी ग्रीनहाउस। ये सब आपके रिवीजन है, क्योंकि इसके अंदर आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाकर ये चीज करनी पड़ती है। और जो बच्चे प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं वो मैंने लिखते पकड़ लेंगे हाँ ये रिएक्शन हुआ। तो आपको उस लेवल तक लाना है अपने आप को कि टीचर लिख के साथ ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस दिमाग में आ जाए कुछ। हेलो एल्केन एक्वस QH तुरंत रिकॉल हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं कर पा रहे तो सोचो कि आपको और मेहनत करनी है सिलेक्ट होने के लिए। ये होती है पेपर में, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता, पेपर में तो बोला और एक ही हिंट में पकड़ना पड़ता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। नंबर ई फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में याद करके तो मैंने आपको दिया था माइल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें PCC कॉपर NPS मैंने कहा ट्रेन केवल एल्डिहाइड कीटोन में जाकर पूछा था, याद है खत्म हो गया आपको। तो क्या आपने स्ट्रॉन्ग डाल दिया था एल्डिहाइड एसिड तक पहुंचा था, तो वो अल्कोहल की माइल्ड ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है साइड। नंबर ई यहां तक आप कर चुके हो सारा। इसके बाद नंबर एफ फ्रॉम पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन ये नहीं लिखा, ये आप लिखो इसको पर आयोडिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये जो पर आयोडिक ऑक्सीडेशन में आपको कहना हो, इसमें रिएजेंट कौन होता है? रिएजेंट होता है पर आयोडिक एसिड HiO4। ये डरता है रिएजेंट, हालांकि इसकी जगह लेड टेट्रा एसीटेट भी यूज होता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। इसका बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। इसमें सब्सट्रेट कौन से कंपाउंड हमें इसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए लिखते हैं, तो इसमें सब्सट्रेट आते हैं ग्लाइकॉल, या जिन्हें कहते हैं विसिबल कंडीशन, यानी जिनमें OH के पड़ोस होते हैं 2 3 4 5 6 10 कुछ भी होने चाहिए, दोनों पड़ोस में गैप नहीं होना चाहिए। तो या तो ये सब्सट्रेट होते हैं विसिबल जिनको बोलते हैं, या फिर आपका हाइड्रोक्सी के पड़ोस में कार्बोनिल जिनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, या फिर दोनों के दोनों कार्बोनिल होते हैं। तो ये 3 तरह के बेसिक, अभी आपके नीट और इसके साथ एडवांस होता तो थोड़ा अलग होता है एक्स्ट्रा, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। ये सब्सट्रेट हो तो ये रिएक्शन प्रोसेस, इसको कहते हैं पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। और इसको बहुत ही इजी वे में करना है, क्योंकि ये आती है इसी तरीके से। इसमें करना क्या, कुछ भी नहीं। अगर एग्जामिनर आपको इनमें से कोई भी सब्सट्रेट दे दे और एरो पे लिख दे HiO4 पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, तो आपका सिर्फ एक ही काम है कैंची चलाना। आपको कैंची का चलानी है इन सब के बीच में से, ये देखो आपको ये बॉन्ड काटना है बस। अब ये बॉन्ड कटेगा तो क्या होगा, देखो जब ये बॉन्ड काटोगे तो आपने जब ये बॉन्ड काटा तो OH इसको भी मिलेगा और OH इसको मिलेगा, ये OH डिसाइड कर देता है।
अब आप सोचोगे इसको OH मिला तो ये बनने क्या जा रहा है, गौर से देखो। ये बनने क्या जा रहा है, एक ही कार्बन पे कितने OH आ गए, 2। तो देखो ये 2 OH आ गए और आपको पता है 2 OH आपस में टकराएंगे, पानी बन के बाहर निकल जाएगा। ये आपस में टकराएंगे और टकराने से आपको क्या मिलेगा, आपको पता ही है। किसका भी बन गया कार्बन है और किसका भी बन गया। ये देखो आप ये तरीका है। ये तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक यूज करनी है अपने को कि जहां आपको इनमें से कोई भी कंपाउंड दिख जाए, लेकिन ये होने चाहिए विसिबल का, बीच में गैप आ गया कैसे से नहीं करेगा, गैप यहाँ से बॉन्ड आना चाहिए, तो बॉन्ड को काटो, हर किसी को OH ट्रांसफर करो, आपका प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट बनाने का काम आपका है। जैसे देखो यहाँ पर और एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ग्लाइकोल, जैसे मैं लिख दिया ग्लाइकोल, जैसे मैंने लिख दिया ग्लूकोज या हेक्सेन का डाई पेंटाऑल आपका पेंटाऑल, ये क्या मैंने लिख दिया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब देखो ये खूब सारे एग्जांपल लिखे हैं। अब आप सबके अंदर HiO4 डाल सकते हैं और सबसे आंसर अलग अलग आएंगे। सर फॉर्मल्डिहाइड है क्या फर्स्ट में? अब आप देखो जैसे पहला आंसर, इसको देखो आप। अब ये देखो एलिजिबल है कि नहीं, पहले चेक करो एलिजिबल है कि नहीं, तब ये एलिजिबल देखो वो दोनों क्लोज की। अब यहां से कट मार दो। अब आप सोचो दोनों के दोनों एंटीएड बनेंगे, बनेंगे दोनों एंटीएड और दोनों का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। अब इसको देखो, अब इसको आप देखो यहां से कट नहीं सकते, तो यहां से इन दोनों के बीच का कट रहा है, कट लगा तो आप देखो आपको दिखाई दे रहा है आंसर कितने कितने कार्बन रखे। अब इसको देखो कितने कार्बन रखे, बोलिए दिखाई दे रहा है। देखो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इस पे H है तो एल्डिहाइड पक्का है, यही तो सीखना है आपको तेजी से। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ H नहीं दे, कीटोन देते हैं। फिर अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ कट कितने लगेंगे, देखो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, जितने कट उतने मोल आपका ये HiO4 X मोल। तो यहाँ पर 1 मोल कम आया, यहाँ पर 1 मोल का, यहाँ 5 मोल का, तो यहाँ X की वैल्यू 5 होगी। देखिए और देखो आपको अपना आंसर दिखाई दे रहा है, देखो चेक करके देखो इसको क्या मिला, इसको काटने का हमने क्या दिया OH, हर किसी को काटने का क्या देते हैं हम OH, तो इसको OH हो गया, ये क्या बन गया फॉर्मिक एसिड। देखो HCOOH, इसको देखो अगर गौर से देखो तो इस समय इस वाले कार्बन को ऊपर से भी OH मिल रहा है, नीचे से भी OH मिल रहा है, तो एक ही कार्बन पे कितने OH होंगे, 3 OH, 1 2 और 3, यहाँ से 2 से कट रहे हैं, तो ये फिर बन गया देखो एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड, इसको देखो ये भी फॉर्मिक एसिड, इसको देखो ये भी फॉर्मिक एसिड, इसको देखो ये भी फॉर्मिक एसिड, तो 4 तो 5 तो फॉर्मिक एसिड हो गए। अब इसको देखो तो H है इसके पास, इसका मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड, तो वहीं से कट लगाना है जहां से आपको विसिबल कंडीशन। अब इसको देखो, अब इसको देखते तो इसमें 3 जगह से कट, 2 जगह से कट, इसको भी OH मिलेगा, इसको भी OH मिलेगा, इसको इससे OH मिलेगा, इससे OH मिलेगा, हर कट से 2 OH बटेंगे। अब आप देखो आपको प्रोडक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आप देखो इससे तो बना फॉर्मल्डिहाइड,
इससे देखो क्या बनता है, देखो चेक करके देखो, दिखा कुछ? एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड O के पास तो दो H है सर। दो OH आ गए, दो OH में वाटर निकले तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना। तो वही कि कार्बन में दो OH आएंगे, इनमें से वाटर निकल जाएगा, तो OH तो बचेगा, तो जोड़ दो तो CO2। अब इसको देखो, फिर फॉर्मेट ये, तो दो फॉर्मेट ये और एक CO। अब जैसे कल को ये पेपर में क्वेश्चन आया था, CH2OH CH2CH2OH, अब क्या ये रिएक्शन के लिए एलिजिबल होगा क्या? नो सर। सर थर्ड वाले के नीचे में क्या लिखा है दिख समझ नहीं आ रहा है। नहीं उसके बगल वाला, इधर वाला, पहले वाला। हाँ उसके नीचे में क्या लिखे वो दिख नहीं रहा है इसमें। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज में पहले कहेंगे तो बाकी सारे कार्बन पे OH, तो ये CH2OH हाँ हो गया ना। तो अब मैं होप लास्ट करता हूँ आपको इससे पैरायोनिक ऑक्सीजन जो है कीटोन बना समझ में आ गया। सर लास्ट वाला जो है वो एलिजिबल क्यों नहीं हुआ इसके लिए? बेटा मैंने यहाँ लिखा है, देखिए आप चेक करके देखो, ये तीन एलिजिबिलिटी के सब्सट्रेट लिखे जिनमें विसिनिटी होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, गैप अगर आ गया तो ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अगर आप बॉन्ड करने को प्रोडक्ट नहीं करते रहे, बॉन्ड करते ही नहीं, तो आप मना क्यों नहीं? जब याद है वैसे के पर बॉन्ड नहीं करता था, सिर्फ विसिनल होने पर ही बॉन्ड करते। ओके सर, चलिए थैंक यू सर। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे कल मिलते हैं। ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके डियर्स, Okay, sir. Thank you.